नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे वीडियो से जान रहे होंगे कि मैं 5 दिनों से जयपुर में हूँ और जयपुर में मैं कांग्रेस और बीजेपी के टिकट के इंतज़ार में अटका हूँ। आया तो था जयपुर इसलिए कि 1-2 दिन 3 दिन जयपुर रहूँगा और उसके बाद जैसे जैसे टिकट की घोषणा हो जाएगी, उम्मीदवारी तय हो जाएगी तो आसपास के इलाकों में जाऊँगा। अब ये 6 दिन हो गए इंतज़ार करते हुए कि बीजेपी की पूरी लिस्ट कब आएगी, कांग्रेस की पूरी लिस्ट कब आएगी। लेकिन लिस्ट पर मंथन तो दिल्ली से लेकर जयपुर में चल रहा है, लिस्ट पूरी नहीं आ रही है। कांग्रेस की लिस्ट का अभी 100 का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ, 3 लिस्ट मिलाकर 95, बीजेपी की 2 लिस्ट मिलाकर 124, तो 100 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस की उम्मीदवारी बची है, 105 पर, बीजेपी की भी बची है 76 पर। तो जब उम्मीदवार ही तय नहीं है तो अभी कहाँ जाएं, यही सोच रहे हैं टोंक जाएं, दौसा जाएं, अलवर जाएं, चूरू जाएं, कहाँ जाएं। तो उम्मीदवारों के नाम तो तय हो तो अटके हैं जयपुर में। और जब जयपुर में अलग अलग जगह जहाँ भी जा रहा हूँ, जो मेरे वीडियो में आप देख रहे होंगे, कभी कॉफ़ी शॉप जाता हूँ, कभी किसी पार्क में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। कल एक गाँव में चला गया था फागी रोड की तरफ, आज भी कहीं कहीं अलग अलग जगह जाऊँगा, बस स्टैंड गया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि लोगों की राय आप तक पहुँचे, लोग क्या सोचते बोलते हैं वो पहुँचे। और अभी सुबह वक्त होता है, थोड़ा मॉर्निंग वॉक का मैं शौकीन हूँ। तो सामने पत्रिका गेट है जो मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, और पत्रिका गेट से दाखिल होते हैं जवाहर सर्कल में। तो जवाहर सर्कल में अभी करीब करीब मैं 6 किलोमीटर वॉक करके आया हूँ। और उसके बाद जो मेरे दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं 7, 8, 10 अखबार सुबह लेकर ज़रा पढ़ के समझने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली में 12 अखबार मिलते हैं, यहाँ 7-8 मिले, तो सारे अखबारों के बंडल के साथ मैं इस चाय की दुकान पर बैठ गया वॉक करने के बाद, थोड़ा पसीना बहाने के बाद। अब सुबह की चाय आ गई है और अखबार सामने है। हर अखबार में आज वो खबर प्रमुखता से छपी है जो कल अशोक गहलोत ने 7 गारंटियों का ऐलान किया। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले परसों ईडी के छापे पड़े अशोक गहलोत के करीबी कुछ लोगों पर, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा हैं, उनसे जुड़े लोगों पर, और एक हुडला निर्दलीय विधायक हैं जो कांग्रेस नेताओं के करीबी माने जाते हैं, उनके कुछ परिसर या उनके परिजनों या रिश्तेदारों या जो भी उनके परिचितों पर छापे पड़े। और अशोक गहलोत ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर संगीन आरोप लगाया कि चुनाव के मौसम में मोदी की एजेंसियां कैसे आतंक पैदा करती है, और ABCD प्लान जब मोदी का फेल हो गया तो प्लान E मोदी की तरफ से ईडी यहाँ भेज दिया गया। उसके बाद अशोक गहलोत ने कल कुछ गारंटियों का ऐलान किया, जो सोशल वेलफेयर स्कीम कहें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कहें, क्योंकि ये भी मेरे वीडियो से आपको पता चल रहा होगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं बीते 1 साल में, ख़ास करके चिरंजीवी योजना हो, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे मोबाइल देने का हो, चाहे किसानों के लिए कुछ हो, चाहे घर की मुखिया जो महिला मुखिया है उनको 10,000 सालाना देने का ऐलान अभी 4 दिन पहले अशोक गहलोत ने किया। तो इस तरह की सोशल सिक्योरिटी है जिसको प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ी कह सकते हैं, हालांकि उनके राज्य में और वो खुद क्या करते हैं वो दुनिया जानती है। तो उस तरह की स्कीम का एक असर यहाँ है और इसी पर अशोक गहलोत डिपेंड कर रहे हैं। कल अशोक गहलोत ने क्या किया कि 7 गारंटी, हालांकि 2 वो पहले कह चुके हैं जो आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। कांग्रेस की 5 गारंटी, फ्री लैपटॉप, बीमा, अंग्रेजी स्कूल, गोबर खरीद, OPS। तो कंपटीशन अब ये हो गया है कि कैसे आप वोटर को लुभाने के लिए क्या क्या वोटर को दे सकते हैं डायरेक्ट। तो 5 गारंटी जो कल अशोक गहलोत ने की हुई अखबार में है, कल मैं इस पर वीडियो कर नहीं पाया था। किसानों के लिए गोधन गारंटी कि गो पालकों से उनके पशुधन का गोबर 2 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। ये शायद छत्तीसगढ़ सरकार पहले कर चुकी है और भी कुछ जगह होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए फ्री लैपटॉप, प्रदेश के किसी भी सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। हर अखबार की हेडलाइन दरअसल अशोक गहलोत की गारंटी पर ही आज, जैसे भास्कर है, अशोक गहलोत ने जनता को दी 5 गारंटियाँ, पंजाब केसरी है, वैसे ही मैं देख रहा हूँ जो भी अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वही है, 5 गारंटी। इट्स रेनिंग पोल प्रोमिसेस इन राजस्थान, CM गारंटीज 5 मोर। दैनिक नवज्योति, गहलोत की 7 गारंटी, दरअसल 2 पहले वो कह चुके थे तो उस 2 को माइनस करेंगे तो 5 है। CM बोले ये मेरे वचन, इन्हें पूरा करेंगे, और उसके बाकी अखबारों में भी वही हेडलाइन। अब आते हैं कि इसमें जो कहा है अशोक गहलोत ने, एक सच बेधड़क भी कोई अखबार दिखा, जहाँ एक सच बेधड़क भी कोई अखबार है। कांग्रेस की गारंटियाँ, हर वर्ग को साधा और 5 घोषणाएं। और ACB ने IAS मेघराज सिंह
रत्नू के कई ठिकानों पर मारे छापे, भ्रष्टाचार के मामले भी लगातार आते रहे और वो आरोप भी अशोक गहलोत पर, वैसे अशोक गहलोत की सरकार पर बीजेपी भ्रष्टाचार के बहुत आरोप भी लगाती रही है। पेपर लीक का मामला तो है ही। पहले इन गारंटियों पर आते हैं और उसके बाद क्या कुछ लग रहा है राजस्थान में। 6-8 महीने पहले, 10 महीने पहले तो बड़ा क्लियर था, लगता था कि बीजेपी क्लियर कट जीत जाएगी। 110, 15, 20 कहीं भी बीजेपी जा सकती है, ऐसा लोग कहते थे राजस्थान से जिनसे भी बात होती थी। और कांग्रेस 60 के आसपास मुश्किल से पार करेगी, ऐसा बहुत सारे लोग 60-70 कांग्रेस को देते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 10 महीने, 11 महीने, 1 साल पहले। लेकिन बीते 5-6 महीनों में क्या स्थितियाँ कुछ बदली है क्या, ये इस संदर्भ में कि अशोक गहलोत की योजनाओं का जिस ढंग से प्रचार सरकार ने किया है, या पोस्टर, बैनर, जनता के बीच पहुंचने की, रीच आउट करने की कोशिश की है, क्या उसका असर पड़ेगा। सारी उम्मीद कांग्रेस को और अशोक गहलोत को उन्हीं योजनाओं के दम पर है जो मेरे वीडियो में कई बार आपको दिखेगा। चिरंजीवी जो योजना है, बीमा योजना, 25 लाख तक का इलाज फ्री, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर योजना है। अगर वो चुनाव नतीजों को उस दिशा में प्रभावित करती है जैसा कांग्रेस को उम्मीद है, अशोक गहलोत को खासतौर से, तो इस गारंटी में क्या है। अब ये सवाल होगा कि सरकार के खजाने पर इतना बोझ जो पड़ेगा अगर सरकार बन गई, इन गारंटियों को देखने के बाद वादा करने की जिम्मेदारी सरकार की आई, तो पैसे कहाँ से आएंगे, एक बड़ा सवाल होगा चुनाव के बाद। जिसकी सरकार बनती है, अगर गहलोत की बनती है तो गारंटी, और नहीं बनती है तो बीजेपी तो अपना जो भी वादे कर रही है वो है। अब इसमें इन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। अब इतने लोगों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट प्रवेश करते ही ये कैसे देंगे, ये बड़ा सवाल। ये डॉग आया भाई, इसको कुछ बिस्किट उस्किट है तो दे देना। खैर, और ये आपको याद होगा, हमने यूपी चुनाव के पहले भी देखा था कि यूपी चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के पहले, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, शायद 1 करोड़ लैपटॉप और टैबलेट का ऐलान किया था। कोई बड़ी सभा हुई थी शायद इकाना स्टेडियम में लखनऊ में, अगर मुझे ठीक से याद है, अगर मैं भूल कर रहा हूँ तो माफ़ करिएगा, जिसमें बड़ी सभा में कुछ टैबलेट लैपटॉप बांटे गए थे, हज़ारों की भीड़ थी और एक इस तरह से किया गया युवाओं को लुभाने के लिए, कैसे योगी सरकार कर रही है। उसके बाद उस योजना का क्या हुआ पता नहीं। अखिलेश यादव के समय भी लैपटॉप टैबलेट बांटने की योजना हुई थी, ऐलान हुआ था, बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ा। सत्ता से अखिलेश यादव बाहर हो गए थे 2017 में उस ऐलान के बाद। अब यहाँ एक फ्री लैपटॉप और टैबलेट। फिर है कि अंग्रेजी स्कूली बच्चों के लिए जितने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की ज़रूरत होगी उतने खोले जाएंगे और किसी भी बच्चे को अंग्रेजी शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा। एक और चीज़ कहा, चिरंजीवी आपदा राहत बीमा गारंटी, बाढ़, बिजली गिरने, आंधी तूफान जैसी आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए चिरंजीवी आपदा बीमा गारंटी में 15 लाख दिए जाएंगे। 15 लाख का बीमा होगा और कर्मचारियों के लिए ओपीएस की गारंटी। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा रहा है। ओपीएस एक मुद्दा हिमाचल में बना, जब हिमाचल की सरकार कांग्रेस की बनी। कहा जाता है कि वहाँ ओपीएस ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में एक भूमिका निभाई और बहुत 1% से कम वोटों से कांग्रेस की सरकार बनी। और हिमाचल ऐसे बहुत छोटा स्टेट है, इस हिसाब से अगर ओपीएस से अगर कुछ लाख वोट भी प्रभावित हो गए तो बहुत फर्क पड़ा। यहाँ भी कांग्रेस सरकारों ने, जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकारें हैं, ओपीएस लागू करने का ऐलान किया है। अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। ओपीएस के जो मांग करने वाले बहुत सारे हज़ारों कर्मचारी, बल्कि लाखों कह सकते, दिल्ली में जुटे थे। तो एक बड़ा मुद्दा है। ओपीएस लागू करने का ऐलान तो पहले कांग्रेस सरकारें कर चुकी है। कल अशोक गहलोत ने कहा कि हमने इतने हज़ार, अगर मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद सुन रहा था, उसमें 14,000 16,000 कहा, इतने लोगों को मिल गया, बाकी मिलेगा। तो एक ओपीएस स्कीम। तो इन सब स्कीम के बीच अशोक गहलोत को लगता है कि हमारी योजनाएं हमारे पक्ष में यहाँ माहौल बनाएगी और हम सरकार में वापसी करेंगे। दूसरी तरफ राजस्थान का एक रिवाज है 5 साल में सरकार बदलने का। चाय बहुत अच्छी है, एक चाय और दे देना मुझे। तो अदरक की चाय मैंने बनवाई है, वैसे अदरक डाल के काफ़ी। एक चाय इनकी पहले बनी हुई थी, वो थोड़ी मीठी ज़्यादा थी, थर्मस वाली। मैंने कहा चाय तो देखो मैं फ्रेश पीता हूँ, थर्मस वाले में पता नहीं कल का है, सुबह का है, पता नहीं। बहरहाल तो चाय हम और पियेंगे। तो ये उसके दूसरी तरफ देखें, बीजेपी 8-10 महीने पहले की स्थिति और अब की स्थिति में थोड़ा फ़र्क आया। फ़र्क ये आया कि अशोक गहलोत जिस तरह से ज़ोरदार ढंग से प्रचार करके, प्रचार मशीनरी और एकदम मोदी स्टाइल ऑफ जो कैंपेनिंग होती, कैंपेनिंग मतलब पोस्टरबाजी और प्रचार तंत्र, उसका इस्तेमाल अशोक गहलोत ने किया जगह जगह पूरे राजस्थान में। अभी जयपुर की बात करो, एकदम
हर आधे किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर बड़े बड़े बैनर लगे हैं अशोक गहलोत के और गोविंद डोटासरा के, और उसमें वही गारंटी, वही स्कीम, वही योजनाओं को, बेटी को लेकर योजना है, मोबाइल देने की योजना, जो भी उसका है। उसी तरह से कांग्रेस के जवाब में बीजेपी का प्रचार है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर मुख्यतः और उसके बाद बाकी 4 तस्वीरें, जिसमें वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और जेपी नड्डा। और पूरा जोर है कि राजस्थान में करप्शन है, करप्शन उनके लिए मुख्य मुद्दा है। बेरोज़गारी है कि हम बेरोज़गारी हटाएंगे, रोज़गार देंगे, ये मोदी जी की तरफ से है, जो अगर कांग्रेस समर्थक कहते हैं ये वादा तो आपने 2014 में भी किया था। उसके बाद बाकी जो अशोक गहलोत की नाकामियाँ बताते हुए उसमें एक जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको बीजेपी बहुत टारगेट कर रही है। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। मैंने वीडियो 3 दिन पहले बनाया था, जिसमें मैं उस इलाके में गया था जो यहाँ रिद्धि सिद्धि इलाका है, गोपालपुरा हाईवे, जहाँ पर कई किलोमीटर तक लड़के रहते हैं, हज़ारों कहते हैं कि वहाँ लाखों लड़के रहते हैं हॉस्टल में या कोचिंग में, और वहाँ दर्जनों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और वो जो तरह तरह के एग्ज़ाम है उसकी तैयारियां कराते हैं। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि पेपर लीक पिछले 5 सालों में जितना हुआ है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। जो आंकड़े बीजेपी नेता देते हैं कि लगभग 50 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं, रीट के पर्चे लीक हुए, चाहे अलग अलग भर्तियों के पर्चे लीक हुए, यहाँ तक कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी बहुत आरोप लगे हैं। एक सदस्य की गिरफ्तारी हो गई, एक जो सदस्य हैं मौजूदा उन पर आरोप लगे हैं। तो इन सब के बीच ईडी के छापे हैं। अब ईडी के छापे को लेकर टाइमिंग पर सवाल उठता है कि ईडी के छापे ऐसे वक्त में पड़े, और मैं मॉर्निंग वॉक करके आया हूँ इसलिए वॉकर के ड्रेस में हूँ। तो ईडी के छापे और टाइमिंग, कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि 1 दर्जन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। यूपी में भी पर्चे लीक की बहुत कहानियां हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा बार पर्चे लीक हुए। मध्य प्रदेश में तो व्यापम से लेकर पर्चे लीक, पटवारी भर्ती परीक्षा, न जाने कितनी खबरें खुलासे मध्य प्रदेश में की सरकार को लेकर होते रहे। लेकिन ईडी का रुख न तो मध्य प्रदेश की तरफ हुआ, न यूपी की तरफ हुआ, न बीजेपी शासित किसी सरकार की तरफ हुआ। ईडी का रुख या तो छत्तीसगढ़ की तरफ होता है या राजस्थान की तरफ होता है। अब चुनाव से ठीक 1 महीने पहले अगर ईडी के छापे पड़ने लगते हैं तो ये आशंका और संशय वाजिब हो जाता है कि ये चुनाव के समय डराने के लिए, प्रभावित करने के लिए, कांग्रेस नेताओं पर शिकंजा कसने के लिए, पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए कि ये सब करप्ट लोग हैं, यहाँ घोटाले हैं, गड़बड़ियाँ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये ईडी ने अचानक ये किया। यही कांग्रेस के नेता इसी तरह के नैरेटिव की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है पब्लिक किस तरह से इस नैरेटिव को लेगी, जनता कैसे सोचेगी? क्या वाकई विक्टिम है? क्या वाकई ईडी का बेजा इस्तेमाल है? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी की एजेंसियां कांग्रेस शासित राज्यों में चुनाव के पहले इस तरह से दनादन छापे मारकर किसी ढंग से कोई माहौल एंटी गवर्नमेंट, एंटी कांग्रेस बनाने के लिए या उन्हें करप्ट साबित करने के लिए ऐसी किसी मुहिम के हिस्सा के तहत करती है? ये पब्लिक तय करेगी। अब अखबारों में जो जैसे यही देखिए, पंजाब केसरी है, ईडी पर दे दनादन, 5 राज्यों में 17 ठिकानों पर ईडी के छापे। बंगाल में भी हुआ, एक मंत्री गिरफ्तार हुए हैं ममता बनर्जी के। यहाँ एसीबी के जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके शिकंजा कोई आईएएस अफसर हैं, मेघराज सिंह रत्नू, उन्हें एसीबी ने उन पर शिकंजा कसा, एक वो खबर है। दूसरी चीज़ कि टिकट को लेकर जो मैंने शुरुआत की कि टिकट एक बड़ा मसला है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि टिकट में देर क्यों हो रही है। और चुनाव में 30 तारीख से नॉमिनेशन है, शायद आज हो गए 27 है कि 28 है, आज तारीख भी भूल गया, 28 तारीख है। 28 तारीख है, 2 दिन बच गए, 3 दिन शायद, 3 दिन के अंदर ऐसा लगता है कि बीजेपी की बैठकें यहाँ हो चुकी है, बीजेपी की बैठकें यहाँ हो चुकी है। अब दिल्ली में बैठक होनी है, हाँ दूसरी चाय आ गई, दिल्ली में बैठक होनी है जिसमें टिकट की जो टिकट का फैसला है फाइनल हो जाएगा। अब जैसे इसमें एक खबर है, टिकटों की लड़ाई, 124 में से 68 सीटों पर भाजपा को अपनों से ही नुकसान का डर, 35 पर तो खुली बगावत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है कि 124 सीटों का ऐलान बीजेपी ने किया है, उसमें से 68 सीटों पर भाजपा को अपनों से ही नुकसान का डर है, 35 पर खुली बगावत। ये अपने आप में देखिए क्या है कि ये जब पहली लिस्ट बीजेपी की आई थी, अगर मुझे ठीक से याद है 41, जिसमें एक बीजेपी की जीती हुई सीट थी, 40 हारी हुई थी, और उसमें 7 सांसदों के नाम थे, एक किरोड़ीलाल मीणा जो राज्यसभा सदस्य और 6 सांसद, राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और देवजी पटेल और इन सब के नाम। और उस समय भी बवाल हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था, हंगामा हुआ था, राजवर्धन राठौर का भी विरोध हुआ,
दिया कुमारी का विरोध तो नरपत सिंह राजवी ने किया, जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और विद्याधर नगर से 3 बार के विधायक हैं। उन्हें चित्तौड़गढ़ में बाद में टिकट दिया गया तो वहाँ विरोध हो रहा है। बाबा बालकनाथ तिजारा से उनको टिकट मिला, अलवर ज़िले की एक सीट है, वहाँ विरोध हुआ। देवी सिंह पटेल का सांचौर में विरोध हो रहा है। उन सब विरोध के बाद सेकेंड लिस्ट में फिर ऐसे सांसद वगैरह नहीं उतारे गए। बीजेपी की सेकेंड लिस्ट जो थोड़ी लंबी थी, लेकिन जो खबर है जैसे दिख रहा है, सीटों के नाम भास्कर ने छापे हैं कि जहां बवाल हो रहा है उसमें ये भी माना जा रहा है कि वसुंधरा खेमे के कुछ लोगों के टिकट कटे हैं, वहां ज़्यादा बवाल है और वो लोग विरोध कर रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सांचौर में एक दूसरे के विरोधी रहे नेता भी पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ एकजुट हुए। जहाँ विरोध हो रहा है उसमें है सांचौर, झोटवाड़ा, चित्तौड़गढ़, विद्याधर नगर, सांगानेर, अलवर, आसी, डग, मांडलगढ़, जालोर, कोटपुतली, किशनगढ़, उदयपुर, सुमेरपुर, बगरू, हाँ बगरू में कल गया था, बीकानेर, ये सब जगह विरोध की। हालांकि कुछ जगह कांग्रेस का भी विरोध होगा, लेकिन बीजेपी में विरोध प्रदर्शन ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें जो भास्कर ने खबर छापा है कि 35 पर खुली बगावत है, जिनमें 10 सीटों पर तो जिनका टिकट कटा और निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो इसलिए अब क्या है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो चूंकि पहली लिस्ट में इतनी बगावत हो गई, तो इसलिए बीजेपी अब जो तीसरी लिस्ट बीजेपी जारी करेगी उसमें बहुत हिसाब किताब रखा जा रहा है। एक दूसरे पर नज़र भी है कि कांग्रेस की लिस्ट में कौन होता है, उसके सामने किसको उतारेंगे। अब जैसे सचिन पायलट टोंक से लड़ रहे हैं, उनके सामने बीजेपी का उम्मीदवार अभी तय नहीं हुआ है, ऐसी बहुत सारी सीटों पर तय नहीं हुआ। तो फूंक फूंक कर कदम रख रही है, एक की नाराज़गी न हो, एक की बगावत ना हो, एक की कोई जिसे टिकट जिसका कट गया ना मिले वो निर्दलीय न खड़ा हो जाए, एक की कोई ऐसा ना हो कि जिसका टिकट कट गया वो हनुमान बेनीवाल या किसी दूसरी पार्टी में बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ जाए या किसी लोकल पार्टी से। क्योंकि कल के वीडियो में भी हमने बात की थी कि ऐसी 30-35 सीटें हैं, 40 सीटें शायद, जहाँ 3000, 5000, 2200, 1700, 800 ऐसी सीटों, ऐसे वोटों के मार्जिन से हार जीत हुई है। तो बीजेपी की भी चिंता है, ये चिंता कांग्रेस की है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट को लेकर देखकर लगता है, चूंकि विरोध बीजेपी में ज़्यादा हुआ है, कि ऐसी सीटों पर बीजेपी हाईकमान बार बार मंथन कर रहा है कि उन सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को उतारें, उससे पहले सहमति ले ले ताकि विरोध न हो। जैसे एक खबर थी कि 5000 तक वोट अंतर से हार जीत वाली 35 सीटों के लिए भाजपा की अलग रणनीति है, जिसमें जैसे बहुत सारी सीटें हैं। पीली बंगा कोई सीट है जहां 278 वोट से हार जीत हुई, चूरू राजन सिंह राठौर जो अब तारानगर चले। सूरजगढ़ सीट है जहां कम से हार जीत, चौमू 1288 से हार जीत का फैसला हुआ, फुलेरा 1132 से हार जीत का फैसला हुआ, सिवाना 957, असीनंद 154 वोट से, बूंदी 773। तो ऐसी सीटों को लेकर बीजेपी का है कि वहाँ पूरे नाप जोख करना चाहती है। और दूसरी चीज़ कि बगावत को किसी ढंग से थामना पहली प्राथमिकता है बीजेपी की। अब बात कांग्रेस की, कांग्रेस को लेकर ये लगातार परसेप्शन है, हम लोग को यही लोग बताते हैं और जो दिल्ली से सुनते रहे कि 40 से 50 ऐसे विधायक और मंत्री हैं अशोक गहलोत के, जिनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। जैसे बहुत सारे लोग नारा बताते हैं, गहलोत तुझसे बैर नहीं, तेरे मंत्रियों विधायकों की खैर नहीं। तो ये लोग बात करते हैं कि 30, 40, 50 ऐसे नेता मंत्री और विधायक हो सकते हैं जिनसे नाराज़गी है, उन पर आरोप हैं, लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी है। अब अशोक गहलोत की पूरी कोशिश रही कि टिकट कम से कम कटे, वो दलील देते रहे। मेरे वीडियो में भी बहुत सारे लोग कहते रहे, आपने सुना होगा कि भाई जिन्होंने हमें सरकार बचाने में मदद की, बगावत के वक्त 2020 में जब सचिन पायलट के नेतृत्व में 16-18 विधायकों ने बगावत की थी, जो मानेसर में जाकर ठहरे थे, जिन्होंने सरकार बचाई, जो बिके नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं मीडिया में कि जिन्होंने 10-10 करोड़ लेने से भी इनकार किया, उनका हम टिकट कैसे काट दें। तो अशोक गहलोत की लिस्ट जो थी, जो तमाम सर्वे के अगेंस्ट, उस लिस्ट से ज़्यादातर को टिकट मिला। अब वो जो टिकट मिला या टिकट न काटने का जोखिम जो कांग्रेस ले रही है या अशोक गहलोत ले रहे हैं या पार्टी ले रही है, क्या उसका नुकसान होगा, यह भी देखना है। अशोक गहलोत की लिस्ट, कांग्रेस हाईकमान की लिस्ट, कोई सर्वे करने वाली एजेंसी की लिस्ट, इन सब लिस्ट के बीच पेच फंसा है कि 105 सीटों के उम्मीदवार अभी तय नहीं हुए। अब वो 105 सीट के उम्मीदवार जब आएंगे और बीजेपी के 76 सीटों के उम्मीदवार आएंगे, तब कुछ पता चलेगा कि ये फाइट अब कैसे, किस दिशा में। रैलियाँ शुरू नहीं हुई उस तरह से। अब जो प्रचार होगा 25 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख की 5 बजे शाम तक चुनाव प्रचार होगा। तो अभी से जो 25 दिन है बहुत अहम है प्रचार के लिए,
एक दूसरे पर हमला करने के लिए, एक दूसरे की घेराबंदी के लिए, तो उस पर नज़र होगी। मैं भी लगातार घूमूंगा, एमपी भी थोड़ा जाऊंगा। अब चुनाव क्या है, राजस्थान में भी है, तेलंगाना में भी है, एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में। मैं तो एक ही हूँ सब जगह, तो कहाँ जाऊँगा। तो कुछ राजस्थान, कुछ एमपी, बाद में और देखता हूँ कहीं जा सकता हूँ। और ऐसे जो जब जहाँ मिले कुछ बात हुई तो आपको हम बताते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या होता है। कुल मिलाकर जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ लोगों से, तो ये ज़रूर पता चल रहा है जो मैंने शुरू में कहा कि चुनाव यहाँ बीजेपी वर्सेस गहलोत नहीं है। चुनाव यहाँ अब बीजेपी कोशिश करे मोदी वर्सेस गहलोत। वसुंधरा एक बड़ा फैक्टर राजस्थान में रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं 2 बार, तीसरी बार भी दावेदार होंगी। लेकिन ये घोषित तौर पर है कि वसुंधरा का कट साइज करने की कोशिश बीजेपी नेतृत्व ने हमेशा किया, मोदी और शाह की टीम ने। लेकिन ये वक्त ऐसा आया जब दूसरी लिस्ट आई, तब ऐसा लगा कि पहली लिस्ट में बगावत, नाराज़गी और वसुंधरा को अगर किनारे किया तो जो बीजेपी को एज है या था उसको और ज़्यादा नुकसान न हो, तो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की गई सेकेंड लिस्ट में। 28-30 उनके समर्थकों को, या 32 या 34 जो भी उनको मिला। अब बीजेपी की लिस्ट में भी यही पेच होगा कि वसुंधरा की दावेदारी है, उनके समर्थकों को मिले। जो बाकी लोग हैं छत्रप बीजेपी के, राजेंद्र राठौर जो नेता विपक्ष हैं, गजेंद्र शेखावत, ये सब मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, अर्जुन मेघवाल। तो ऐसे जो बीजेपी में और बाकी, सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 6-7 ऐसे, बालकनाथ जो तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे 6-7 बीजेपी के, दिया कुमारी महारानी के मुकाबले राजकुमारी वो खुद दावेदार मानती होंगी कि सरकार बने तो हमारी दावेदारी। दिया कुमारी विद्याधर नगर से चुनाव लड़ रही हैं, जो सेफेस्ट सीट। अगर विद्याधर नगर की बजाय दिया कुमारी कहीं और से चुनाव लड़ती जहां से बीजेपी की मुश्किल होती, तो लगता कि अब जिताने के लिए आए। लेकिन जो सेफेस्ट सीट है जयपुर ज़िले की, जहां से 3 बार नरपत सिंह राजवी लगातार जीते और ठीक ठाक जीते, वहाँ से दिया कुमारी चुनाव मैदान में अगर उतारा पार्टी नेतृत्व ने, तो कहीं दिमाग में होगा कि चुनाव के बाद स्थितियाँ ऐसे बने तो वसुंधरा का विकल्प कैसे तलाशा जाए। ऐसी भी राय बहुत सारे लोगों की है कि राजकुमारी के सामने, महारानी के सामने एक राजकुमारी को खड़ा करो। तो ये सारी चीज़ों के बीच बीजेपी के जो समर्थक हैं बार बार वसुंधरा का जिक्र जरूर करते हैं। कल मैं जहाँ जिस होटल में ठहरा हुआ था, लिफ्ट में 2 बीजेपी के समर्थक जोधपुर इलाके से आए थे। जिस होटल में हूँ वहाँ बीजेपी के बहुत सारे नेता ठहरे हुए, दिन भर जो चुनाव की रणनीति बनाने अलग अलग ज़िलों में जिनकी जिम्मेदारी होगी, तो उसमें वो मिले। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि हम वसुंधरा के साथ है, किसी भी सूरत में चाहेंगे कि वसुंधरा सीएम बने। अगर वसुंधरा के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो 2024 में मोदी को भी हम देख लेंगे टाइप का, मतलब बीजेपी का था। और बोला कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, 10 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन वसुंधरा जी के साथ गलत हो रहा है। और वो अगर तीसरी लिस्ट में भी, आखिरी लिस्ट में भी वसुंधरा जी के लोगों को टिकट काटा गया तो उसको हम जैसे लोगों को लगेगा कि उनको जानबूझकर उनको बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये फीलिंग वसुंधरा समर्थकों में है और इस फीलिंग का अंदाज़ा कांग्रेस बीजेपी हाईकमान को हुआ है, इसलिए दूसरी लिस्ट में समायोजित करने की कोशिश हुई बहुत सारे नामों की। तो ये सब देखना है जो अगले 20-25 दिन तक जो यहाँ माहौल बनेगा चुनाव प्रचार में, वो दिखेगा और वो हम देखते सुनते रहेंगे। अब अखबार और कौन सा है, राजस्थान पत्रिका है, यहाँ के जो अखबार हैं, चाहे दूसरे राउंड की है। और फिलहाल अब हाँ, जैसे इसमें दिखा, सच बेधड़क को अखबार है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक, जिताऊ प्रत्याशी ढूंढने के लिए चला नामों पर मंथन। हर आदमी तो जिताऊ प्रत्याशी ही खोज रहा है, इसीलिए नामों पर मंथन चल रहा है। बहरहाल तो यही है दोस्तों, अब हम चलते हैं चाय पी के और उसके बाद जयपुर के आसपास के इलाकों में ज़रा घूमा जाएगा। और खबर कुछ है क्या, कुछ खास दिलचस्प ऐसी चीज़ जो दर्शकों को बताई जाए? ये क्या मामला है, सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार रत्नू के घर एसीबी का छापा। एसीबी ने मेघराज सिंह रत्नू के जयपुर निवास पर छापे मारे। श्री गंगानगर, जैसलमेर, सीकर के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति में छापे मारे। तलाशी में 15 भूखंडों के दस्तावेज मिले। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हर राज्य में जो अधिकारी है वो जमकर लूट रहा है। यहाँ भी बहुत सारे लोगों की शिकायत है। वही पेपर लीक को लेकर भी शिकायत है कि पेपर लीक में बहुत पैसे कमाए गए हैं। एक प्रॉपर ढंग से माफिया काम कर रहा था, उस माफिया के कनेक्शन कहीं न कहीं बड़े नेताओं से, सत्ताधारी दल के नेताओं से ज़रूर था। वही आरोप बीजेपी लगाती है कि गोविंद डोटासरा जो शिक्षा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में ऐसे कोचिंग माफिया या पेपर लीक करने वाले माफिया
उभरे या उन्होंने पेपर लीक कांड को अंजाम दिया, ये सब आरोप गोविंद डोटासरा पर लगते हैं। लेकिन उन आरोपों की जांच पहले से चल रही है, ईडी की जांच पहले से चल रही है। ईडी की एंट्री चुनाव के वक्त होना, उस टाइमिंग को लेकर सवाल है। ये भी कि गिरफ्तारियां तो अशोक गहलोत सरकार ने की, जिन माफिया पर आरोप लगे उनमें से कुछ अंदर भी हैं पेपर लीक, लेकिन पेपर लीक रुका नहीं और पेपर लीक होता रहा। 15 बार, 18 बार, 19 बार पेपर लीक होना मामूली बात नहीं है। तो युवाओं का आक्रोश क्या भी कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबत बनेगा, ये भी देखने की बात है। भाजपा ने अपने विधायकों, सांसदों के उत्तराधिकारी मैदान में उतारे। 200 में से घर में 16 टिकट दिए, 14 हार गए, 1% जीत का स्कोर। हाँ, एक बात जो बार बार जब हम लोग बात करते हैं बीएसपी और बीजेपी और कांग्रेस की, तो छोटी पार्टियों के साथ कई बार हो सकता है नाइंसाफ़ी हो उस डिस्कोर्स में। जैसे इसी में बसपा विधायक ही हाथी की गति को कर देते हैं मंद। इसका मतलब ये है कि जो बीएसपी के विधायक जीतते हों बाद में जैसे कांग्रेस में चले गए। पिछली बार भी बीएसपी के 6 विधायक जीते और 6 विधायक 6 के 6 कांग्रेस में मर्ज कर गए। इस बार फिर बीएसपी ने लिस्ट जारी की है और वो देखना है कि बीएसपी को कितनी सीटें इस बार मिलती है। और ऐसे भी अगर देखें, जैसे राजस्थान में 2018 में 190 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे, 6 जीती। 2013 में 195 पर उम्मीदवार उतारे, 3 जीती। लेकिन 4% के आसपास वोट 2 चुनावों में मिले। और अगर 2008 चले जाते तो 6 जीते थे बीएसपी के उम्मीदवार, लेकिन 7.6% वोट मिले थे बीएसपी के उम्मीदवार को। बड़ी बात है, 7.6% वोट बीएसपी को मिले और 7 से 4% के बीच वोट है, लेकिन वो फिर बीएसपी के साथ टिकते नहीं हैं। तो इस बार बीएसपी के उम्मीदवार कितने जीतते हैं बहुत मायने रखता है। और तिजारा, जहाँ से बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बीएसपी के उम्मीदवार जीते थे, संदीप कुमार पिछली बार। ये सब भी देखना है। और अगर असेंबली हंग हो जाती है या किसी को उस तरह से बहुमत नहीं आता, इफ़ एंड बट में हम बात कर रहे हैं, जैसे 2018 में यही हुआ था। 200 की विधानसभा, 101 पर बहुमत चाहिए, 99 पर अशोक गहलोत की पार्टी रुक गई, अटक गई 99 के फेर में। तो 6 बीएसपी के, निर्दलीय, सब मिलाकर 110 का आंकड़ा पार जरूर हो गया, 110, 15, 12 जो भी हुआ। लेकिन निर्दलीय और बीएसपी ने सरकार बनाई और बाद में बीएसपी कांग्रेस में सारे विधायक शामिल हो गए। वो उनमें से कुछ को अब टिकट मिला भी है। वो सब भी संघर्ष चल रहा है कांग्रेस में कि जो बीएसपी से आए उनको टिकट कैसे न दें क्योंकि सरकार बचाई, जो निर्दलीय हमारे साथ आए उनको टिकट कैसे नहीं दें क्योंकि सरकार बचाई। तो कुछ निर्दलीय, कुछ बीएसपी, अब इनको देंगे तो वहाँ जो पहले से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार रहा होगा दावेदार, उसका क्या होगा। ये सब चिंतन मंथन चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल चाय 2 राउंड की हो गई और भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शेष बची सीटों का बनाया पैनल। तो 76 सीटों का पैनल बनाया गया है और उस पैनल से तय होगा कि कौन क्या होगा। भारत तो चलते हैं अब ज़रा। और आज भी हम दिल्ली बोलता हूँ, जयपुर के किसी बाहरी इलाके में जाकर देखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि शहर तो हम घूम चुके, काफ़ी लोगों से हमने बात की, लेकिन जो शहर से बाहर की आबादी है, ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं, किसानों की क्या समस्या है वो भी समझने की कोशिश करूँगा। क्योंकि किसानों के मसले पर भी एक तो एमएसपी और फसल बीमा, उन सब को लेकर सवाल हैं। लेकिन एक आरोप अशोक गहलोत की सरकार पर लगते रहे कि कर्जा माफ़ी का जो ऐलान किया था 2018 में राहुल गांधी ने, 10 दिन के भीतर कर्जा माफ़ी, तो शायद बड़ा तबका है जिसका कर्जा माफ़ नहीं हुआ। सरकार ने सहकारिता वाले जो बैंक हैं उनके तो माफ़ कर दिए 13-14 हज़ार करोड़ खर्च करके, लेकिन जो नेशनलाइज बैंक हैं और जो बाकी बैंक हैं उनके कर्जे माफ़ नहीं हुए। खबर कुछ दिन पहले आई थी, कुछ महीने पहले, कि 19,000 से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिनके घर कुर्क हो गए क्योंकि उन्होंने बैंकों का कर्जा नहीं चुकाया। और बीजेपी उसको लगातार मुद्दा बना रही है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो केंद्रीय बैंक थे, नेशनलाइज बैंक थे, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, केंद्र सरकार ने उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच ये तो सही है कि आपने कहा जब कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो आप ये नहीं कहा था कि अब इस बैंक का माफ़ कर देंगे, उस बैंक का माफ़ नहीं करेंगे। तो किसान उसको उस तरह से भी ले रहा है, लेकिन क्या उसका असर है? क्योंकि उसके बदले बाकी दूसरी योजनाएं हैं अशोक गहलोत सरकार का। क्या उन योजनाओं का फ़ायदा, जैसे कल एक गांव में गया था, वहाँ एक चाय वाला मिला, वो कह रहा है कि मेरी बेटी को मोबाइल मिल गया। या चिरंजीवी योजना से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन हो गया, इतना खर्च होता है, घुटने का ऑपरेशन होता है, या किडनी की प्रॉब्लम थी, या लीवर की प्रॉब्लम थी, या कोई और प्रॉब्लम थी, फेफड़े की प्रॉब्लम थी। परसों के एक वीडियो में हमें बस स्टॉप पे एक बुजुर्ग
महिला को साथ लेकर मतलब दिल्ली से, माफ़ करें, जयपुर से इलाज करा कर उनका बेटा ले जा रहा था, जिसने कहा 10 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, हमारा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, एक दूसरे पर आरोप हैं, उसके बीच क्या होता है देखते हैं। तो अब ख़त्म करते हैं, धूप आ गई है और होटल चलेंगे, फिर प्लान करेंगे कि दिन में कहाँ चलें, देखते दिखाते रहेंगे, देखते रहिए। क्या नाम है भाई? हैं? गोविंद। अब गोविंद की दुकान पे आज तीसरी दिन मैंने चाय पी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से वॉक करके जब आता हूँ तो यहाँ गोविंद से ही चाय बनवाता हूँ। तो फिलहाल नमस्कार है, नमस्कार 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 नमस्कार।